गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनआरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने पढ़ा था लेसन का थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा हमारा अधूरा रह रहा है, और हमारा लेसन था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब हम उससे आगे का शुरुआत करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था, पेज नंबर 16 फ्रॉम द टॉप सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, पेज नंबर 16 है, फ्रॉम द टॉप सेकंड पैराग्राफ है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। सडनली, अचानक। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो लेखक था, पहले की बात तो आपको पता ही, वो एक रोल टॉप डेस्क लेने जाता है, फिर एक टूटी फूटी लेके आता है मरम्मत करने के लिए, फिर उसमें दराज होती हैं, उनको खोलता है, वो मुट्ठी से मार के खोलता है तो उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर निकलती है, और उस ड्रॉवर के अंदर एक टिन बॉक्स होता है, और टिन बॉक्स के अंदर एक एनवलप होता है, एनवलप में एक खत होता है जो कि एक फौजी होता है, जिम मैकफर्जन, और वो खत लिखा जाता है जैक मैकफर्जन के द्वारा अपनी पत्नी कॉनी मैकफर्जन को। ठीक है, और वो वहां पे युद्ध पे जो घटना घटित होती है, एक कि क्रिसमस का त्योहार आता है तो जर्मन सेना और ब्रिटिश सेना जो है, दोनों में दोस्ताना व्यवहार होता है, दोनों साथ में क्रिसमस मनाते हैं। साथ में सेनेप्स जो एक पेय पदार्थ है, उनकी शराब वगैरह जो होती है, वो सॉसेज वगैरह ये सब शेयर करते हैं, आपस में खाते हैं। लास्ट में फुटबॉल मैच भी खेलते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना युद्ध के बजाय खेल के द्वारा ही हम समस्याओं का निराकरण करें। और वो जो ब्रिटिश सॉरी जो जर्मन होता है वो कहता है फुटबॉल मैच के द्वारा ही इनका निराकरण किया जाए, लेकिन वो जो जिम होता है वो कहता है बोले नहीं, क्यों ना क्रिकेट खेला जाए, क्योंकि इंग्लैंड वाले क्रिकेट में परफेक्ट होते हैं। लेकिन वो मजाक चल रही थी उनके अंदर, और फिर लास्ट के अंदर वो फुटबॉल मैच जो होता है वो जर्मन से जीत जाते हैं। लेकिन जो हैंस वॉफ होता है, उनका हेड जो ऑफिसर होता है जर्मन सेना का, वो कहता है कि नहीं, आपका गोल जो है थोड़ा वाइड था, हमारा छोटा था। तो ये हमारी कहानी चल रही थी। इसके आगे फिर बाद में वो लेटर पूरा पढ़ लेता है लेखक, और उसके बाद में उसके विचार आता है क्यों ना ये लेटर मैं उसको लौटाऊं जिसका ये है। तो उसके ऊपर वो एड्रेस देखता है जो कि डोरसेट का होता है, और उसका मकान नंबर 12 कोपर बीचेस, ये उसका एड्रेस होता है। तो वो पहुंचता है वहां पे, और वहां पे जब जाता है उस जगह पे, तो एक लड़का जो है कुत्ते को घुमा रहा होता है, उससे वो एड्रेस पूछता है, और एड्रेस पूछ के वहां पे पहुंचता है तो देखता है वो जो घर होता है मैक फर्जन का, वो पूरी तरीके से जल के खाक हुआ होता है, पूरा काला हो रहा होता है, छत में भी गैप हो रहा होता है। तो वो उसके पड़ोसी जो होता है उसका दरवाजा खटखटाता है, और उससे पूछता है क्या आप जानते हैं यहाँ पे जो रहता था उसके बारे में। तो वो बताता है कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही लवली लेडी, एक प्यारी औरत रहती थी, और बुजुर्ग औरत थी वो। वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी मडल माइंडेड थी, यानी कंफ्यूज रहा करती थी, इस प्रकार से थी। फिर बाद में वो कहता है कि उसके लिए सही भी है कंफ्यूज होना, कि इस उम्र में कंफ्यूज हो ही जाता है। फिर वो उसकी उम्र बताता है कि वो 101 साल उम्र की वृद्ध महिला थी। फिर वो बताता है कि यहाँ पे इसके घर में आग कैसे लगी थी। उसने बताया कि वो महिला जो थी इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल चलाना पसंद करती थी, क्योंकि उस महिला का यह मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा खर्चीली है मोमबत्तियों, इसलिए वो मोमबत्तियां जलाना ज्यादा प्रीफर करती थी। ठीक है, अभी तक कहानी में हमने ये पढ़ा। और उस वहां के पड़ोसियों का मानना, वैसे तो हमें नहीं पता है, लेकिन मानना यही है कि शायद मोमबत्ती के कारण ही इस घर में आग लगी थी। और जब आग लगी थी उस वक्त जो महिला थी कॉनी मैकफर्जन, वो घर के अंदर ही थी, लेकिन जो फायरमैन था उसने समय पे आके और उसको बचा लिया था। और अब इस वक्त जो है वो ब्रिलिंगटन नर्सिंग हाउस के अंदर जो है एडमिट थी, और वो वहां का एड्रेस जान के लेखक जो है वहां पे पहुंचता है, और उस महिला से जो मैकफर्जन है, कॉनी मैकफर्जन, उससे मिलता है। ठीक है, ये कहानी अभी तक हमारी हुई थी। आगे देखते हैं। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अब वो जो महिला थी एकदम उसको खाली नजरों से देख रही थी, फिर उसको डब्बा देता है जैसे ही, तो उसमें चमक आ जाती है आंखों में। फिर अचानक क्या होता है, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो मेरे पास पहुंची और उसने मेरा हाथ पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी, यानी वो रोने लगी थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। अब उस लेखक को क्या कहती है, यू टोल्ड मी, तुमने मेरे को कहा था, यू वुड कम होम, कि तुम घर पे आओगे, बाय क्रिसमस, क्रिसमस के ऊपर, डियरेस्ट, मेरे प्रिय। यानी वो महिला, उसने पहले बताया था बुजुर्ग व्यक्ति ने कि थोड़ी मॉडल माइंडेड है, थोड़ा दिमाग कम काम करता है, भूल जाती है। तो वो क्या सोच रही है, और वो जो लेखक आया है उसी को वो जिम समझ लेती है कि खत लेके आया है तो जिम ही है, और उसी को जिम समझ के उसको बोलती है कि तुमने तो कहा था कि अगले क्रिसमस पे मिलने आओगे, एंड हियर यू आर, और अब तुम यहाँ पे आ गए, क्योंकि उस दिन वो गया है, उसके पास उस दिन भी क्रिसमस ही है। ठीक है ना, तो बोले आज क्रिसमस के दिन तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरा
इस क्रिसमस का सबसे बेस्ट जो है प्रेजेंट है संसार का क्रिसमस के त्योहार के ऊपर। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, मेरे पास आओ और मेरे पास आके बैठो। यानी उसको वो जिम समझ लेती है, जबकि वो जिम नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी है, 101 साल की हो चुकी है, तो दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, वो पहचान नहीं पा रही है, वो उसी को जिम समझ लेती है और उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, अब वो लेखक जो है वो कह रहा है कि मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, और वो उसको बताती है महिला, आई रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा, सो ऑफन काफी बार, जिम एवरी डे लगभग हर दिन। यानी वो जो खत लाया था उसके बारे में बता रही है वो महिला जो कोनी है, कि मैंने ये खत जो है लगभग हर दिन पढ़ा था। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी मेरे मस्तिष्क के अंदर। यानी बोले तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी मैं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, इट ऑलवेज मेड मी फील, और मैं हमेशा ये महसूस किया करती थी, यू वर विथ मी, कि तुम मेरे साथ थे। यानी हमेशा से मेरे को ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो, मेरे से दूर नहीं हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ यहां पर आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ चुके हो। यू कैन रीड इट, और अब तुम पढ़ सकते हो, टू मी मेरे लिए, योर सेल्फ अपने आप। यानी जो खत तुमने लिखा था अब तुम खुद इसको पढ़ के मेरे को सुनाओ और सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? यानी ये जो खत है क्या ये तुम मेरे को पढ़ के सुनाओगे? जिम डियर, मेरे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं केवल एक बार फिर से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूं। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, एंड देन परहैप्स, और शायद फिर, वी विल हैव सम टी, हम दोनों कुछ चाय पियेंगे। यानी पहले मेरे को एक खत सुनाओ और उसके बाद में हम दोनों बैठ के साथ में चाय पियेंगे, ऐसा कहती है कॉनी मैकफर्जन। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. अब देखिए क्या बोल रही है, I have made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है। अब देखो महिला नर्सिंग होम में है, लेकिन उसकी क्या याददाश्त काम नहीं करी, उसको पुराने दिन ही याद हैं, तो उसको कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, जबकि उसने कोई केक नहीं बनाया था। उसको लग रहा था पुराना वाला क्रिसमस है, उसको नहीं पता कि मैं कितनी उम्र की हो चुकी हूँ, याददाश्त उसकी कमजोर पड़ गई है। तो बोलती है, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा केक बनाया है। मार्जीपान ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मार्जीपान लगा हुआ है। केक के चारों तरफ क्या है? मार्जीपान। और मार्जीपान मैंने आपको कल बताया था कि बादाम, आलमंड्स, एग्स और शुगर, इससे बनी हुई एक मिठाई होती है। तो मिठाई जो है चारों तरफ उसके लगाई गई है केक के। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है मार्जिपान। यानी मार्जिपान जो मिठाई है उसको पता था कि जिम को बहुत ज्यादा पसंद है। माइकल मोरपुर्गो ये इसके राइटर हैं, और इस प्रकार से कहानी हमारी खत्म होती है। इसके अंदर लास्ट में आपको बताया गया किस प्रकार से उसकी याददाश्त जो है कमजोर पड़ गई है महिला की, और वो जो है जो लेखक है उसी को जिम समझ लेती है जब उसके लिए खत लेके आता है और उसको अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। और वो सोचती है जिम है, उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है और मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है मार्जिपान, जो कि एक मिठाई होती है। तो इस प्रकार से दोनों में कन्वर्सेशन होता है, और वो जो लेखक होता है वो भी ऐसे नहीं दर्शाता है कि वो जिम नहीं है, वो भी जैसे वो कहती है वैसे वैसे करता जाता है उस बुजुर्ग महिला के लिए, उसकी खुशी के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। Who did Connie McPherson think her visitor was? Who did Connie McPherson think? कॉनी मैकफर्जन क्या सोचती है हर विजिटर वॉज, कि उसके जो मिलने आया है वो कौन था, यानी उसके बारे में क्या सोचती है कि वो कौन है। Which sentence in the next shows that the visitor did not try to hide his identity? Which sentence, कौन सा ऐसा वाक्य है in the text, इसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, जो लिखित जो है, शो दर्शाता है that the visitor, की जो मिलने आया था, did not try, उसने कोशिश नहीं की, to hide his identity, अपनी पहचान छिपाने की। यानी उसने पहचान कहाँ छिपाई, उसने तो मतलब कि बताया नहीं ना उसको, जिम की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसने कौन से ऐसा लाइन है जो बता रहा है कि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई। ठीक है, तो ये हमारा लेसन खत्म होता है।
और अब हम आगे इसके जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी मैं आपको बोर्ड पे सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ, साथ में देखिए पहले और उसके बाद में उनको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। इस होमवर्क को आपको करना है। ओके, नाउ कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कुछ डेट्स थी। फर्स्ट डेट थी 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। दूसरी डेट थी 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903। थर्ड डेट थी 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। देन 30th जनवरी 1948, 30th जनवरी 1948। then 12th April 1961, 12th April 1961, and the last one is 20th July 1969, 20th July 1969। ओके, ये हमारी डेट्स थी A, B, C, D, E एंड F। मैंने आपको बताया था पेज नंबर 23 पे इसके आंसर्स भी हैं, आपने देख लिए होंगे, फिर मैं एक बार बोर्ड पे बता देता हूं आपको। जो फर्स्ट है 4 जुलाई 1776, इस डेट को क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने डिक्लेयर किया था अपने आप को आजाद, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1903, इसमें विल्बर एंड ऑरवेल राइट, पूरा नाम है ऑरवेल राइट, मेड द फर्स्ट फ्लाइट, मेड द फर्स्ट फ्लाइट remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet, remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet। ठीक है, अब देखिए 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था? विल्बर और ऑरविले राइट नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने पहली उड़ान भरी थी इस तारीख को। ठीक है ना। और रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स, और 12 सेकंड तक हवा में रहे थे, एंड कवरिंग 120 फीट, और इस दौरान उन्होंने 120 फीट की दूरी तय की थी। ठीक है, तो इस डेट को ये हुआ था 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को आजाद घोषित किया था। ठीक है, 17 दिसंबर 1903 को विल्बर एंड ऑरवेल राइट, ये दो व्यक्तियों के नाम है, मेड द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान भरी थी, रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकंड तक ऊपर हवा में रहे थे, एंड कवरिंग 120 फीट, और 120 फीट जो है उन्होंने कवर किया था इस उड़ान के दौरान। थर्ड डेट जो हमारी है 6 अगस्त 1945, इट इज कॉल्ड हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे, जैसे आपको पता ही है हिरोशिमा और नागासाकी, तो यहाँ पे जो है
बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। तो हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। और एटॉमिक बॉम्ब जो था वो डाला गया था हिरोशिमा पर, जापान के अंदर है ये। हिरोशिमा जो है ये कहाँ पे है, जापान में, ठीक है। तो इस तारीख को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कि जापान के अंदर एक जगह है, वहां पर और एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था। तो ये उसके लिए तारीख है। नेक्स्ट डेट है हमारी 30 जनवरी 1948, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी सारी है आपको, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948, इसके दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी का असैसिनेशन यानी कत्ल, उनको मारा गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो है हत्या की गई थी इस दिन 30 जनवरी 1948 को। फिर है 12 अप्रैल 1961, यूरी ए गगरिन, आपने नाम सुना होगा, यूरी ए गगरिन, द फर्स्ट ह्यूमन, ये पहले व्यक्ति थे टू ऑर्बिट द अर्थ, जिन्होंने चक्कर लगाया था धरती के, ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है। तो ये डेट है 12 अप्रैल 1961, यूरी ए गगरिन ऑर्बिट द अर्थ। नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969, नाम सुना होगा आपने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे पांव रखा था। तो ये जो तारीख थी, इस तारीख को ये चांद पे पहुंचे थे, वहां पे अपना मतलब पहला कोई व्यक्ति था जिसने चांद पे पांव रखा था, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट फुट ऑन द मून। ओके, तो ये डेट्स आपको दी गई थी। 4 जुलाई 1776 अमेरिका ने डिक्लेयर किया था अपने आप को इंडिपेंडेंट। 17 दिसंबर 1903 विल्बर एंड ऑर्विले राइट नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने पहली उड़ान भरी थी और हवा के अंदर 12 सेकंड तक रहे थे, और इस दौरान उन्होंने 120 फीट जो है कवर किया था। 6 अगस्त 1945 ये हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। हिरोशिमा जो है जापान में एक जगह है जहां पे एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था। 30 जनवरी 1948 ये जो है, इस दिन महात्मा गांधी का जो है असेसिनेशन हुआ था, यानी उनकी हत्या हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। देन 12 अप्रैल 1961 यूरी ए गगरिन, ठीक है, नाम सुना होगा, याद कर लेना अगर नहीं पता तो आपको। यूरी ए गगरिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्बिट द अर्थ यानी धरती का जो वो जो चक्र है उस पर चक्र लगाया था। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट फुट ऑन द मून, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कदम रखे थे चांद के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके आंसर्स हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में आपको मैं जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उसके बारे में बताता हूं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था हमारा। अब इसका आंसर देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी लेखक ने क्या चीज पाई थी कबाड़ की दुकान पर। तो इसका आंसर देखिए, नोट डाउन कीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। द ऑथर फाउंड,
अ वेरी ओल्ड 19th century roll top desk in a junk shop. In a junk shop. ठीक है, वैसे में जो पूछा गया वो इतना आंसर हो गया है, लेकिन थोड़ा इसका डिटेल भी हम देंगे. द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड, लेखक ने जो है पाई थी बहुत ही पुरानी 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की रोल टॉप डेस्क, एक प्रकार की टेबल है, इन अ जंक शॉप, कबाड़ की दुकान में. अब इसके बारे में बता दें थोड़ा सा कि कैसी बनी हुई थी. ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो इसी में हम बता देते हैं इसका आंसर. इट वॉज मेड ऑफ, इट वॉज मेड ऑफ ओक. ओक एक प्रकार का पेड़ था, ठीक है ना, उसके लकड़ी से बनी हुई थी. एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन, एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन. It was broken. It was broken into several pieces. Into several pieces. ठीक है. With one of the, with one of the clumsily mended legs. Clumsily mended legs. And scotch marks down, and scotch marks down one side. ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है. क्वेश्चन था व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जंक शॉप में क्या मिलता है ऑथर को. तो पहली लाइन में इसका आंसर हो गया, लेकिन थोड़ी डिटेल देंगे इसकी हम. द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप. जो लेखक है वो पाता है एक बहुत ही पुरानी 19वीं शताब्दी की रोल टॉप डेस्क, एक प्रकार की डेस्क है, टेबल है, इन अ जंक शॉप, कबाड़ की दुकान में. ठीक है, फिर आगे हम बता रहे हैं टेबल के बारे में किस प्रकार की थी वो. इट वॉज मेड ऑफ ओक. ये टेबल जो थी, रोल टॉप डेस्क जो थी, वो बनी हुई थी ओक. ओक एक प्रकार का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो ओक के पेड़ की लकड़ी की बनी हुई टेबल थी ये. एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन, और ये बहुत ही बेकार स्थिति में थी, टूटी फूटी थी. इट वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज, और ये कई टुकड़ों में टूटी हुई थी. विद वन ऑफ द क्लम्सली मेंडेड लेग्स, और इसका जो एक लेग था, जो एक पांव था इस डेस्क का, वो बेढंग तरीके से सुधारा हुआ था. ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऐसे अटकाया हुआ था, कील विल ठोक के ठीक किया गया था. एंड स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड, और एक तरफ उसके पूरी टेबल के जले हुए के निशान थे. जैसा कि आपने कहानी पढ़ी तो उसमें बताया ना, उसका मकान जल गया, तो उस मकान से कहीं ना कहीं बेची गई थी वो टेबल. ठीक है, तो जब जला था उसी में इस टेबल के भी एक साइड से वो जली हुई थी, तो उसके स्कॉच मार्क्स थे. ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड ही फाइंड, what did he find in a secret drawer, in a secret drawer. Who do you think had put it in there, had put it in there. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, यानी लेखक जो है उस गुप्त दराज के अंदर क्या पाता है. हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है,
हैड पुट इट इन देयर, कि वहां पर जो उसमें चीज थी वो उसने किसने रखी थी उसके अंदर, ठीक है। तो आंसर देखिए, इन अ सीक्रेट ड्रॉवर द ऑथर फाउंड a small tin box along with a piece of lined note paper, sellotaped to its top. It had Jim's last letter received in January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. Written on it, most likely it was put there. It was put there by Mrs. MacPherson, who was Jim's wife. Who was Jim's wife. देखिए, बड़े आंसर देके घबराइए मत, जो मेन आंसर है वो बता देता हूं आपको, बाकी डिटेल से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन था, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, उसको गुप्त दराज में क्या मिला। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, कि वहां पे उस खत को किसने रखा था। तो देखिए, इन अ सीक्रेट ड्रॉवर द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, इन अ सीक्रेट ड्रॉवर गुप्त दराज के अंदर, द ऑथर फाउंड लेखक ने पाया, अ स्मॉल टिन बॉक्स एक छोटा लोहे का डब्बा, अलोंग विथ अ पीस ऑफ साथ ही साथ एक टुकड़ा दा ऑफ लाइंड नोट पेपर, लाइनिंग वाला और एक नोट पेपर दा, यानी इसमें लिखते हैं वो पेपर दा, सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप, उस डब्बे के ऊपर टॉप पे जो है सेलो टेप लगी हुई थी। इट हैड, ये था, जेम्स कॉमा लगाया हुआ ध्यान रखना, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जो प्राप्त हुआ था जनवरी 25 1915 को, टू बी बरीड विथ मी, और उसने कहा था कि ये दफन हो जाएगा विथ मी मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स जब समय आएगा। रिटर्न ऑन इट, ऐसा लिखा हुआ था उस खत के ऊपर। मोस्ट लाइकली, और ज्यादा ऐसा लगता है, इट वॉज पुट देयर, कि दराज के अंदर इस खत को रखा गया था, बाय मिसिज मैकफर्जन, मिसिज मैकफर्जन के द्वारा, हु वॉज जिम्स वाइफ, जो कि जिम की बीवी थी। तो देखिए, आपका आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो जो है यहां से लेके, in a secret drawer the author found a small tin box with a piece of lined note paper cello tape to its top, ये मेन आंसर अपना इतना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर दूसरा, हु डू यू थिंक हैड पुट इट, तो ये जो इसका आंसर है मेन वो यहां से लेके और यहां तक हो गया।
तो जो याद करने का मेन इंपॉर्टेंट है वो इतना ही है, यहाँ से 2 लाइनें ये और नीचे की ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच के जो है थोड़ी डिटेल है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। होमवर्क जो है अपनी होमवर्क कॉपी में डेली बेसिस पे कीजिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। और साथ में याद भी करते चलें, क्वेश्चन आंसर्स ये सब याद होने चाहिए आपको, कि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी उस वक्त आपका आते ही फिर जो भी पढ़ा दिया गया है उस सब का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, और इसके लिए बहुत ही कम समय दिया जाएगा आपको, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप साथ में याद कर रहे हैं, तो आप याद करते चलें। और आते ही जब टेस्ट देना पड़े तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ऐसा हम मानते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when। ठीक है, ये हमारा है हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा, टू whom किसको लिखा, एंड when और कब लिखा। इसका आंसर देखिए, जिम मैकफर्जन had written the letter, had written the letter to his wife, to his wife Connie, to his wife Connie MacPherson, Connie MacPherson on December 26th 1914। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, हु हैड रिटन द लेटर किसने खत लिखा, टू whom किसको लिखा, एंड व्हेन और कब लिखा वो बताना था। तो सिंपल सा आपको पता है, जिम ने लिखा था अपनी पत्नी को लिखा था, और तारीख बता दी 26 दिसंबर 1914 का लिखा है। तो जिम मैकफर्जन हैड रिटन द लेटर, जिम मैकफर्जन ने लेटर लिखा था टू हिज वाइफ कॉनी मैकफर्जन, अपनी बीवी कॉनी मैकफर्जन को, ऑन दिसंबर 26 1914 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why was the letter written, why was the letter written, what was the wonderful thing, what was the wonderful thing that had happened, that had happened। अब देखिए आंसर नंबर 2, why was the letter written, लेटर क्यों लिखा गया था, what was the wonderful thing that had happened, और क्या वो शानदार चीज थी जो वहां पे घटित हुई थी। तो इसका आंसर देखिए आप, जिम wrote the letter, wrote the letter to tell his wife
about a wonderful thing, a wonderful thing that had happened, that had happened on Christmas Day, on Christmas Day. Okay, the British and the Germans, the British and the Germans were engaged in a war, in a war. Yet on this day, both the troops met, both the troops met in no man's land, in no man's land. It was a thing, it was a thing of wonder. It was a thing of wonder right in the middle, right in the middle of the war, right in the middle of a war. The warring soldiers were making peace, were making peace. अब देखिए समझिए इसको, क्वेश्चन था व्हाई वाज द लेटर रिटन, खत क्यों लिखा गया था, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और वो क्या शानदार चीज थी जो वहां पे घटित हुई थी। जिम रॉट द लेटर, ये तो पता ही आपको कि जिम जो कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, उसने एक खत लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, और उसका पत्नी का नाम क्या था, कॉनी मैकफर्जन, अबाउट अ वंडरफुल थिंग, शानदार चीज के लिए, दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे, जो कि घटित हुई थी क्रिसमस के त्योहार के दिन। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, तो ब्रिटिश सेना जो थी और जो जर्मन सेना थी, वर एंगेज्ड इन अ वॉर, जो कि युद्ध से जुड़े हुए थे, कहने का मतलब युद्ध में भाग ले रहे थे। यट ऑन दिस डे, फिर भी इस दिन, यानी युद्ध चल रहा था लेकिन फिर भी इस दिन, बोथ द ट्रुप्स, दोनों जो सेनाएं थी, ट्रुप्स का मतलब है सेनाएं, मेट इन नो मैंस लैंड, वो दोनों सेनाएं मिली इन नो मैंस लैंड। नो मैन लैंड का मतलब यहाँ पे युद्ध भूमि, नो मैन लैंड का मतलब यहाँ पे क्या है, युद्ध भूमि से है, तो युद्ध भूमि के अंदर दोनों सेनाएं आपस में मिली। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर, और ये चीज जो एक आश्चर्य की थी, राइट इन द मिडल ऑफ ए वॉर, युद्ध के बीचों बीच, यानी युद्ध चल रहा है और दोनों सेनाएं आपस में मिलने की लग रही थी। द वॉरिंग सोल्जर्स, और जो योद्धा जो फौजी थे, वर मेकिंग पीस, वो वहां पे शांति अपनाए हुए थे, यानी कोई लड़ाई नहीं हुई उस दिन, क्रिसमस के दिन, और आपस में उन्होंने, आपको जैसे कहानी में बताया गया था कि आपस में उन्होंने अपनी स्नैप्स, सोसेज वगैरह शेयर की थी, पार्टी की थी, फुटबॉल का मैच खेला था, यानी वहां पे शांति स्थापित कर रहे थे। तो ये एक शानदार चीज वहां पे घटित हुई थी, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स
did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? When they were not soldiers. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have? यानी हैंस वॉफ जो कि जर्मन सेना का अधिकारी था और जिम मैकफर्जन जो कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो फौजी नहीं थे तो दोनों किस जॉब के अंदर थे? ठीक है, तो देखिए आंसर, हैंस वॉफ was from Dusseldorf. हैंस वॉफ जो था वो डसेल्डॉफ से था. ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. Jim McPherson was a school teacher. Was a school teacher from Dorset. From Dorset. अब देखिए जो क्वेश्चन था, What job did Hans Wolf and Jim McPherson have? क्या काम किया करते थे हैंस वॉफ और जिम मैकफर्जन when they were not soldiers, जब वो फौजी नहीं थे? हैंस वॉफ was from डसेल्डॉफ. हैंस वॉफ जो था, जो जर्मन सैनिक था, वो डसेल्डॉफ जगह का नाम है, वहां से था. ही प्लेड द सेलो. सेलो आपको मैंने बताया था एक वाद्य यंत्र है वॉयलिन की तरह. तो ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के अंदर, और ये सेलो बजाया करता था. जबकि जिम मैकफर्जन जो था, जिम मैकफर्जन वाज अ स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर था फ्रॉम डोरसेट, और ये डोरसेट से संबंध रखता था, नहीं वहां का रहने वाला था. ये हमारा आंसर नंबर थर्ड हो गया. आंसर ये हमारा आंसर थर्ड हो गया है. अब आज की क्लास हमारी इतनी है, और जो आपको होमवर्क दिया गया इसको कॉपी में करना है, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उनको आपको रफ कॉपी में ट्राई करना है, खुद से करने की कोशिश करें. आंसर्स मिलेंगे क्योंकि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आपने अच्छे से पढ़ी होगी उसको, और मैंने पढ़ाने के बाद में उसको वापस रिपीट आपने किया होगा. ठीक है, तो आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको रफ कॉपी में ट्राई करना है, कोशिश कीजिए आप खुद करने की, और जो मैंने करा दिए हैं वो होमवर्क कॉपी में हो जाने चाहिए. और साथ में लर्न भी कीजिए इनको, क्योंकि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आते ही आपका और फिर टेस्ट लिया जाएगा, तो जो भी पढ़ाया गया है उसको साथ में लर्न करते चलें. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे होम.